हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो ये देखो, आज का जो टेस्ट होने वाला है ये टेस्ट नंबर 11 का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले के तीन पार्ट हो चुके हैं, यानी कि एवरी पार्ट में 25 क्वेश्चन है, यानी कि 3 पार्ट में 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इस वाले पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, यानी कि आज ये फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो टेस्ट नंबर 12 की आने वाली है, जो कि आपका हिस्ट्री से संबंधित रहेगा, एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित रहेगा। देखिए, जिन भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट्स जो भी हैं, उनको आपको अगर इस टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है @UPSC विद हरीश, ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको फ्री में इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। और जो भी लोग पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स ज़रूर बताते रहिएगा। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको अनदर इन्फॉर्मेशंस भी डेली अपडेट होती रहेंगी। और यूट्यूब का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे जो बाकी के 10 टेस्ट हैं वो कंप्लीट आपके सॉल्व करवाए जा चुके हैं। तो प्लीज़ बार बार बताना पड़ता है कि आप भी जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वीडियो चला के रख दीजिए और अपने ईयरबड्स वगैरह जो भी है लगाइए। फ्री टाइम में आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हो। इससे अच्छा है कि आपके ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 75 तक कंप्लीट हो ही चुके हैं। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का नाम मिल जाएगा। कुछ अगर अनदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो वो भी वहाँ पे आपको बता दी जाएगी। देखिए, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर हम 76 से शुरू करेंगे। तो ये वीडियो का मैं फिर अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये पार्ट नंबर 4 होने वाला है। 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। पीछे के जो पार्ट 1, 2 और 3 हुए हैं उसमें बाकी के क्वेश्चन हो गए हैं 25-25 के हिसाब से, क्योंकि वीडियो में अभी थोड़ी शॉर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, पहले थोड़ी लंबी वीडियो हो जाती थी। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, उपयुक्त में से कितने सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको और अनदर इन्फॉर्मेशन भी साथ में दूंगा। ये वाले टेस्ट लगाने का बेनिफिट यही होगा कि यहाँ पे मैं और भी जो इंडेक्सेस वगैरह निकाले जाते हैं वो भी यहाँ पे आपको साथ में बताता रहूँगा। तो देखेंगे कि नीति आयोग के द्वारा, अब नीति आयोग कौन कौन से सूचकांक निकालता है। अब देखिए, कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप एलिमिनेट करिए। पहले क्वेश्चन को जब नहीं आता तो एलिमिनेट करने का सोचिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे एलिमिनेट करके आप अपना कौन सा सेक्शन कमजोर है वो आप देख सकते हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं जैसे कि जीवन गुणवत्ता सूचकांक। अब जीवन की गुणवत्ता से संबंधित सूचकांक कौन निकालेगा। अब जीवन की गुणवत्ता कैसे होगी, अच्छा खाना पीना मिलेगा, अच्छा रहन सहन मिलेगा, इसके हिसाब से। तो आप देखेंगे जीवन की जो गुणवत्ता सूचकांक है वो निकालता है आपका आवास, सॉरी मैं लिखता नहीं हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाएगा जिससे कि जल्दी बता दूंगा। तो आवास और आपका शहरी कार्य मंत्रालय ये वाला गुणवत्ता का सूचकांक निकालता है। तो आवास और शहरी गुणवत्ता जो है कार्य मंत्रालय इसका निकालता है, तो एक तो ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा हम देख लेते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से संबंधित। अब देखिए, फूड सिक्योरिटी की बात करता है तो फूड सिक्योरिटी के लिए फसाई है, और उपभोक्ता मामले के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, तो वो करते हैं। तो ये वाला जो सूचकांक निकालती है वो उपभोक्ता और खाद्य और एवं वितरण मंत्रालय जो होगा, ठीक है, तो वो इनको निकालते हैं। तो ये 3 तो नहीं होगा। देखेंगे, स्कूल शिक्षा का गुणवत्ता सूचकांक नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है। भारतीय नवाचार सूचकांक नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है। आंसर होगा बी। अनदर सूचकांक कौन कौन से निकाले जाएंगे, ध्यान से सुनते रहिएगा बस। देखिए, SDG इंडिया इंडेक्स वो नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, याद रखिएगा समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जल शक्ति मंत्रालय लिखा जाए, नहीं, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक का काम भी ये नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। अटल नवाचार मिशन, 7 कार्यक्रम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जिला अस्पताल सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक और समग्र स्वास्थ्य सूचकांक, डिजिटल परिवर्तन सूचकांक, महिला उद्यमिता सूचकांक, सुशासन सूचकांक, कृषि विपणन एवं किसान हितैषी सुधार सूचकांक आदि सूचकांक जो है नीति आयोग के द्वारा निकाले जाते हैं। वीडियो को पॉज करिएगा, बैक करिएगा, देख लीजिएगा, बार बार रिपीट करके आंसर्स याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो आदि जो ये सूचकांक नीति आयोग के द्वारा निकाले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, सेवोत्तम सार्वजनिक सेवा वितरण में उत्कृष्टता। तो सेवोत्तम क्या है, देखो, सेवा उत्तम पहुंचे लोगों तक वही है, और उसमें सार्वजनिक सेवा वितरण में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा सेवोत्तम मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से घटक हैं। देखिए, सेवोत्तम मॉडल में ये मैं पीछे भी आपको समझा चुका हूँ, सार्वजनिक भागीदारी क्या होती है। सार्वजनिक, तो आप नागरिक चार्टर की बात करेंगे, जैसे भी आप कभी तहसील में जाएंगे वहाँ पे एक बोर्ड लगा होगा, इसमें लिखेगा लाइसेंस के लिए इतने पैसे, फलाने के लिए इतने पैसे। कभी चालान कट जाएगा तो चालान के पैसे आपके लिखे रहेंगे, अन्यथा ज़्यादा पैसे मांगे जाते। तो नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण तंत्र, तो ये सेवोत्तम मॉडल का उदाहरण है। सेवा वितरण के लिए क्षमता निर्माण, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये कहाँ से लिए गए, तो कहाँ से कॉपी किए गए। देखिए, यूनाइटेड किंगडम में चलता है चार्टर मार्क, तो वहाँ पे क्या नाम है, चार्टर मार्क, तो इसकी यहाँ पे कॉपी कर गई। ऐसे ही यूएसए में क्या चलता है, यूएसए में चलता है मेलकम मॉडल। ठीक है, मेलकम मॉडल चलता है। तो भारत में जैसे कह देते हैं नागरिक चार्टर, तो आदि ऐसे संबंधित है। तो नागरिक चार्टर मार्क वो आपका
यूके में चलता है, यूएसए में मैल्कम मॉडल चलता है, इन सब से संबंधित है। और इन्हें कौन करता है? तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा 2005 से लगातार जारी किया जा रहा है। तो कौन सा विभाग है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा इसे 2005 से प्रस्तुत किया गया है। तो इसका आंसर होने वाला है सी, यानी कि सभी सही होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत विधानमंडल की सदस्य की निर्भरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आधार है? यानी कि कहला है कि भैया अगर आप चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किस तरह से निर्भर घोषित किया जाएगा, और जिनकी वो अर्हताओं का पालन नहीं कर पाता है। देखिए 6 महीने से कम सजा वाले अपराध के लिए 2 से दी में, अब देखिए 6 महीने नहीं है भाई, जब 2 साल के लिए अगर वो क्या नाम है जेल जाता है 2 साल से प्लस के लिए, तो अधिक नेक्स्ट 6 ईयर के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये वाला तो यहाँ पे गलत हो जाए। दूसरा देखेंगे, निर्धारित समय में भीतर चुनाव व्यय का लेखा प्रस्तुत करने में विफलता, ठीक है ये मान लेते हैं। तीसरा देखेंगे, किसी गैर सरकारी संगठन में सलाहकार का पद धारण करता किसी स्थानीय खेल संघ में सदस्य होना। देखिए ये तो हो सकता है, गैर सरकारी संगठन में भी सलाहकार का पद धारण कर सकता है, स्थानीय खेल संघ में भी सदस्य बन सकता है। तो इनके आधार पर निर्भरता घोषित नहीं की जा सकती। तो ये देखेंगे वो अपना चुनावी व्यय, जो चुनाव के भीतर चुनावी व्यय जो कर रहा है, अगर उसको प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसे निर्भर घोषित किया जा सकता है। तो इसका आंसर होने वाला है बी। और ये अंतिम निर्णय कौन लेगा? देखिए निर्भरता का अंतिम निर्णय कौन लेगा? अंतिम निर्णय लेगा राष्ट्रपति, यहाँ पे यानी कि शॉर्ट में लिख देते हैं प्रेसिडेंट लेगा या फिर गवर्नर लेगा। अब ये किसकी सिफारिश पर लेंगे? ये ईसी इलेक्शन कमीशन की सिफारिश के ऊपर ये कार्य करते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए सरकार के स्वामित्व वाले टेलीविजन और रेडियो चैनलों का उपयोग नहीं कर सकता। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, आपने कभी अगर दूरदर्शन सुना हो या रेडियो सुना हो तो उस पर भी सरकार की ऐड आती हैं चुनाव से पहले, मोदी जी ऐड कराते हैं, महिलाओं सुरक्षा संबंधित या फिर अनदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दें। तो ये तो कॉमन सेंस है, यहाँ पे गलत हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या चलता है, अगर राष्ट्रीय दल है, यहाँ पर समझिएगा कि अगर राष्ट्रीय दल है तो उसे ये जो समय है वो क्या है 1998 के बाद से मिलना तय हुआ है। 99 इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये समय तय किया जाता है कितना दिया जाएगा। राष्ट्रीय दल है और उसके बाद नेशनल टीवी पर अगर देख रहा है यानी कि नेशनल टेलीविज़न है तो वहाँ पर उसे 10 आवर का टाइम दिया जाएगा। अगर रीजनल टीवी है कोई, वहाँ पर उसे 15 घंटे का टाइम दिया जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दे रहा हूँ। अगर कोई आकाशवाणी पे अगर वो जाता है यानी कि अगर वो रेडियो पे जाता है तो भी उसे 10 आवर का टाइम दिया जा सकता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे तो आकाशवाणी की बात जैसे करते हैं तो आकाशवाणी पर अगर क्षेत्रीय जो दल है, आकाशवाणी पे जो क्षेत्रीय दल है उसको 15 आवर का टाइम दिया जाएगा और राज्य स्तरीय जो दल है उसे 30 आवर से प्लस का टाइम दिया जाएगा। इसे कम से कम 30 घंटे राज्य स्तरीय दल को, ठीक है। तो क्षेत्रीय आधार पर इसे दिया जाएगा 15 आवर का, आकाशवाणी पर अगर वैसे 10 आवर का टाइम दिया जाएगा। तो इसे कॉमन सेंस से समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसी इन्फॉर्मेशन बता दी। तो ये तो गलत हो गया। प्रसार भारती निगम दूरदर्शन और राष्ट्रीय आकाशवाणी चैनल पर चर्चा बहस का आयोजन कर सकता है। तो ऑब्वियसली बात है, इलेक्शन से पहले आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो है जैसे आज तक वगैरह पे बहस होती रहती है, चुनाव से पहले होती है, तो ये वाली चीज़ें तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ लेते हैं। तीसरा देखेंगे, इस तरह के पैनल की चर्चा के लिए संचालकों के नाम प्रसार भारती निगम द्वारा निश्चित किए जाएंगे। अब संचालकों के नाम कौन, जो मॉडरेटर होंगे उनका संचालन के नाम कौन प्रसार भारती करेगा? नहीं भाई, प्रसार भारती नहीं करेगा, ये प्रसार भारती निगम क्या कहते हैं निर्वाचन आयोग के परामर्श के नाम से करेगा। तो निर्वाचन आयोग मॉडरेटर के नाम की मंजूरी देता है। तो कौन देता है भैया? इलेक्शन कमीशन मॉडरेटर के नाम की मंजूरी देता है, ना कि ये प्रसार भारती, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला यहाँ पे गलत हो जाता है, आंसर होगा केवल एक सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPCE, सॉरी मैंने IPCE बोला, IPEF यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, तो का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अन्य भागीदारी देशों को द्वारा किया गया था। देखिए अब मैं बता देता हूँ ये किस लिए किया जा रहा है। भाई आपस में टेक्नोलॉजी दे दें, व्यापार में भागीदारी कर लें, स्वच्छ अर्थव्यवस्था बना रहे हैं। देखिए अब हम समझते हैं यहाँ क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या। देखिए बहुत सारे लोग ना सिर्फ इसी को पढ़ के आंसर देने की कोशिश करेंगे जिन्होंने पढ़ रखा होगा, बट यहाँ पे पूछा हुआ किन स्तंभों में भारत शामिल है, तो इसमें से कौन से। देखिए अब इसके IPEF की ये स्तंभ जो है चारों हैं, व्यापार स्तंभ, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, ये चारों स्तंभ इसके हैं। लेकिन अभी क्या है, भारत शामिल पूछ रहा है, तो देखिए भारत जो है व्यापार के अंतर्गत शामिल नहीं हुआ है, बाकी के 3 स्तंभों में भारत शामिल है, तो इसलिए इसका आंसर होने वाला है बी। बाकी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, इसमें 14 देश हैं, नाम सुन लीजिए। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, USA, वियतनाम, सिंगापुर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अब इसमें बांग्लादेश नहीं है, नेपाल नहीं है, चीन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए और इसके अंतर्गत यहाँ पे श्रीलंका भी नहीं है। अब आप कहीं ऐसा होगा कि इन स्टेटमेंट्स में आपको ये मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81,
अब यहाँ पे बात कर रहा है कि भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के संदर्भ में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय QCI के लिए नोडल एजेंसी है। अब देखिए, आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक करना किसका काम है, तो क्वालिटी चेक तो ऑब्वियसली कॉमर्शियल इंडस्ट्री से आती है, तो वहाँ पे चेक करेगा, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं, ये राष्ट्रपति नहीं करते हैं, इन्हें प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री किसकी सिफारिश पर करते हैं, तो उद्योग जगत जो है यानी कि इंडस्ट्रियल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो भी हैं उद्योगपति, उनकी सिफारिश के आधार पर करते हैं। अब ये कितना काम करते हैं, तो QCI में कितने 38 सदस्य की काउंसिल होती है यानी कि एक परिषद होती है जो इसका संचालन करती है। इसमें कौन होता है, सरकार, उद्योग और यहाँ पर जो उपभोक्ता हैं यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं उनका सबका समान प्रतिनिधित्व होता है। तो 38 मेंबर्स होते हैं इसमें तीनों के होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा आंसर होने वाला है केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पे कुछ रिपोर्ट दी हुई है, कुछ संगठन दिए हुए हैं, याद रखिएगा। जैसे महासागर स्थिति की रिपोर्ट कौन देता है, तो महासागर की स्थिति रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा निकाली जाती है, बिल्कुल सही है। विश्व की वन्यजीव रिपोर्ट, अब देखिए अब यहाँ पे लगा देंगे इसे कॉमन सेंस से, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट, तो IUCN ऑब्वियसली कंजर्वेशन करता है भाई, ठीक है, तो कंजर्वेशन के आधार पर ये हो सकता है ये सही हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ इसका ये गलत होने वाला है। 2 सही नहीं है, जिसमें 2 नहीं है उसे एलिमिनेट कर दीजिए, 2 है। अब आंसर आ गया आपका C। अब देखेंगे साझा समृद्धि के लिए जल यानी कि वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, तो यहाँ पे साझा समृद्धि के लिए जल जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है, ये समझ में आता है। अब हम समझते हैं, अगर हमें मान लीजिए एक ही रिपोर्ट पता था कि भैया इसमें यहाँ पे एलिमिनेट करना है, किस तरह से होता है, ये IUCN के द्वारा नहीं निकाली जाती है। विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो है गैंडे और पेंगोलिन का जो है खतरा उत्पन्न हुआ है। लगभग पिछले 10 सालों में लगभग 4000 स्पीसीज इन्होंने पकड़ी हैं। तो ये किसके द्वारा निकाला जाता है, ये निकाला जाता है UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC के द्वारा निकाली जाती है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट IUCN आ जाए या फिर यहाँ पे अनदर जो है संस्थाएं कुछ ऐसी पर्यावरण से संबंधित आ जाती हैं, वो नहीं होंगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। किसी उम्मीदवार द्वारा धार्मिक आधार पर मत देने की कोई भी अपील एक भ्रष्ट चुनावी आचरण है। देखिए पहले हम समझ लेते हैं भ्रष्ट चुनावी आचरण क्या है, कैसा अपराध है भाई, ये संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है। किस में माना जाता है, 1995 के PRA पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में ये माना जाता है, भैया ऐसे संज्ञेय अपराध माना गया है, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है, तो इसी की एक धारा है, इस एक्ट की 123 क्लॉज 1। तो यहाँ पे दिया गया है कि उम्मीदवार अगर कोई धार्मिक आधार पर, मान लीजिए हम सपोज करते हैं जैसे मोदी जी कहने लगे भाई मैंने राम मंदिर बनवाया तो मुझे हिंदू हूँ और राम मंदिर के आधार पर मुझे वोट दो, तो वो एक भ्रष्ट चुनावी आचरण माना जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग किसी भी भ्रष्ट चुनावी आचरण के लिए चुनाव को रद्द कर सकता है। देखिए भैया निर्वाचन आयोग के पास चुनाव रद्द करने की शक्ति नहीं है, सिर्फ इसको स्थगित करने की शक्ति है, यानी कि कुछ टाइम के लिए रोक सकता है, तो यहाँ पर स्थगित कर सकता है, चुनाव को रद्द नहीं कर सकता। ऑब्वियसली 2 गलत होगा। ऐसे स्टेटमेंट में अगर पकड़ लेते हो कि एक स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे देखो एक गलत है एक सही है। अब जहाँ पे देखेंगे 2 गलत है तो आंसर होगा ये, क्योंकि इनमें तो दोनों सही बता रखा कि दोनों सही है, तो ये तो आंसर होंगे ही नहीं, या तो इनमें से होगा, ठीक है। तो इस आधार पर इसको जल्दी से एलिमिनेट कर सकते हो। देखो एग्जाम में ना टाइम बचाना है, ये ध्यान रखना है। थेम की बात करते हैं, तो थेम क्या है, तो थेम के बारे में बात करते हैं। अभी क्या है, यूनाइटेड किंगडम में पहली बार इसका मंचन किया गया थेम का। और थेम है क्या, थेम क्या है, ये आदिवासी सांस्कृतिक नृत्य है, बिल्कुल सही है, बाकी ये नहीं है। तो थेम जो है आनुष्ठानिक एक नृत्य है, और ये किसका, इस नृत्य का निष्पादन किया जाता है। तो इसमें क्या है, अभी ये किसका नृत्य है, ये है मुथुप्पन जो है मुथुप्पन बेल्टम ये है, इसी का ये एक तरह से सब पार्ट मान लीजिए थेम। तो इसका पहली बार मेंशन किया गया है यूके में, ठीक है, तो वहाँ पे इसका मेंशन किया गया, इसलिए आंसर होगा केवल एक सही है। थेम एक नृत्य है। हाल ही में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं, देखिए कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को प्रतिस्थापित करके 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से गवाहों से पूछताछ की जा सकती है। आप ये देखो कॉमन सेंस से लगा दो यार, ठीक भाई। ऑब्वियसली आप देखेंगे आजकल कोर्ट भी वर्चुअल हियरिंग्स करती हैं, तो वहाँ पे भी गवाह से पूछताछ की ही जा सकती है, तो बिल्कुल सही होने वाला है एक। पुलिस अधिकारियों के समक्ष दिए गए बयान अधिनियम के तहत साक्ष्य होंगे। भैया पुलिस अधिकारी पीट के आपसे साक्ष्य बनवा लेंगे अगर वो कह देंगे कि पुलिस के आगे जो बयान दिया हुआ है। तो ये याद रखिएगा, जो है इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा जो है 25 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 23 का क्लॉज 1, ये आपको, अगर आप देखिए, आप मान लीजिए सपोज आपको कोई पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस कहे भैया मान लो कि तुमने
बाइक चुराई है, मान लो कि तुमने 100 किलो सोना चुराया है, उससे कह दो कि हाँ बाबूजी मैंने सोना चुराया, वो कहेगा मैं मारूंगा नहीं, साइन कर दे, तुम उसके सामने साइन भी कर दो। बट अब जब वो आपको कोर्ट के सामने ले जाएगा तो कोर्ट में जाने के बाद आप मना कर दो कि साहब ये मुझसे इन्होंने ज़बरदस्ती कराया, मैंने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है, तो पिटने से भी बच जाओगे, साथ में उस पुलिस वाले की भी लग जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। तो धारा मैंने बता दी, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 25 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 23(1) के अंदर कह दिया गया है। ज़्यादा दिक्कत हो तो पढ़ लेना भाई। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे गलत है। अधिनियम के तहत देखिए ऐसे स्टेटमेंट कीजिए कि जो कॉमन सेंस से लगे कि हाँ भाई ये बात सही है, जायज़ है, समाज की भलाई में है, वैसा काम समझ में आता है। अब यहाँ तो पुलिस वालों को बहुत सख्ती मिल जाएगी, वो तो ना जाने कितनों को अरेस्ट कर देंगे ऐसी। अधिनियम के तहत में संयुक्त तो मुकदमा ज्वाइंट ट्रायल की नई अवधारणा प्रस्तुत की गई है। क्या बात बताइए, ज्वाइंट ट्रायल होता क्या, पहले समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं, जैसे एक चोरी की गई, एक चोरी में कम से कम यहाँ पे 5-6 लोग 6 लोग शामिल थे। अब इन 6 लोगों में से ये 2 पकड़े गए, बाकी के 4 अभी फरार है, तो इन 2 के साथ में इन 4 पे भी भैया मुकदमा चलाया जाएगा, ज्वाइंट ट्रायल बोला जाएगा। और ये नहीं है कि अब हम इसको और भी इजी कर लेते हैं, मान लेते हैं हम ये 2 लोग हैं, तो 2 लोग हैं जो 2 लोगों में से दोनों पकड़ में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया इस पे अलग मुकदमा चलेगा, इस पे अलग मुकदमा चलेगा, नहीं भाई, दोनों पे एक ही साथ मुकदमा चल जाएगा, ये ज्वाइंट ट्रायल है। तो ऐसा तो आसान है, पहले से भी होता हो आ रहा है, तो ये तो नई अवधारणा कुछ नहीं है, तो ये तो यहाँ पे गलत हो जाता है। तो आंसर आएगा इसका 1। और ये वाला जो है नई अवधारणा नहीं है, पहले से ही ज्वाइंट ट्रायल जो है CRPC के अंतर्गत दिया गया है। अभी देखिए नया चेंज क्या हुआ है, दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अगर कोई लेखन है, मानचित्र है, कोई कार्टून है, तो उसको क्या कहते हैं, साक्ष्य माना जा सकता है। कार्टून को भी साक्ष्य माना जा सकता है अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है। प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीय साक्ष्य में ये शामिल किए जाते हैं। मौखिक गवाही भी साक्ष्य मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में CVC सरकारी भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भारत सरकार की शीर्ष संस्था है। तो इस अधिनियम में केंद्रीय सतर्कता आयोग को जांच करने का अधिकार, यानी क्या भैया देखिए CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, अगर ये कहीं छापा मारने जाता है तो उसे कहाँ से सब पावर मिल रही है, ये कहाँ से पावर लेके आ रहा है अपनी, यानी कि इसका पावर हाउस कहाँ है। तो आप देखेंगे कि भैया CVC किस में काम करता है, तो ये करता है भैया आपका भ्रष्टाचार से संबंधित मामले में कार्य करता है। तो भ्रष्टाचार से करेगा, ऑब्वियसली बात है, विजिलेंस कमीशन है, कहीं कहीं छापा मारेगा अधिकारियों पे, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बिल्कुल सही बात है, यहाँ से पावर मिलेगी। धन शोधन निवारण अधिनियम, अब धन शोधन का काम ED का काम करती है। जैसे अभी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी पर छापा पड़ा था ED का, तो धन शोधन से संबंधित छापा पड़ रहा है। ठीक है, या विजय माल्या पर रेड पड़ रही थी, ED मार रही थी, वो देख सकते हैं। तो विजय माल्या भगोड़ा रहा था, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, तो यहाँ से भी ED को पावर मिलती है। आप समझिए दंड प्रक्रिया संहिता से तो पावर मिलती ही होगी CRPC को। तो यहाँ पे 2 और 4 आप एलिमिनेट कर दीजिए, जिसमें 4 है वो एलिमिनेट कर देते हैं, जिसमें 2 है वो भी एलिमिनेट कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है C। बाकी इसका देखो आप एक तरह से समझ लेते हैं, CVC का पावर हाउस क्या है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। दूसरा कौन सा है, दंड प्रक्रिया संहिता। और कौन है, अब देखिए विजिलेंस कमीशन। अब लोकपाल बनाया गया 2013 में, लोकपाल बनाएगा, तो लोकपाल को कहाँ से इसको पावर कहाँ से मिल सकती है, तो लोकपाल से भी मिल सकती है। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम जो है 2013 का, उससे मिलती है। विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 का है, उससे भी इसको पावर मिलती है। तो टोटल इसके 4 पावर हाउस है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। बड़ा मजेदार क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री के बारे में कुछ, जैसे प्रधानमंत्री हैं उनके समय की प्रमुख घटनाओं के बारे में बताया गया है। तो देखें जैसे कि पहले में जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू के लिए सदन में पहला अविश्वास में प्रस्ताव पेश किया गया था। क्या आपको लगता है कि किया गया होगा कि नहीं किया होगा? अच्छा, अभी आप लोग मुझे कमेंट में एक चीज़ बताएंगे कि अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया है और कितनी बार पेश किया गया है, इन दोनों का अंतर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री की जगह शिमला समझौता होता है, अटल बिहारी वाजपेयी की जगह पहला परमाणु विस्फोट। अब देखिए कॉमन सेंस लगाइए, अटल बिहारी वाजपेयी से पहले जो है परमाणु विस्फोट हो चुका था, वो करवाया था इंदिरा गांधी जी ने। तो इंदिरा जी ने कराया था भाई पहला जो चलाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब इंदिरा ने जो चलाया था उसका नाम क्या रखा गया था। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, स्माइलिंग बुद्धा। तो पहला जो चलाया गया था उसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, और जो अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया था उसका नाम क्या रखा गया था, ये जो पोखरन में हुआ था, पोखरन पे तो आपने मूवी भी देखी होगी, मूवी वहाँ पे देखी है, तो यहाँ पे उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। तो ऑपरेशन शक्ति यहाँ पे नाम रखा गया था। अब समझते हैं पहले जवाहरलाल नेहरू, अब सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 1963 में ऐसा हुआ था, जब भारत चीन से हार जाता है, तो उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि तुम्हारी विदेश नीतियाँ, रक्षा की जो नीति है वो सही नहीं है, इसके कारण अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लाल बहादुर शिमला समझौता कब हुआ? अब शिमला समझौता की जो डेट है वो है 2 जुलाई 1972। अब लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, भारत जो
कब हुआ था ये? तो लाल बहादुर शास्त्री की जैसे हम सोचते हैं तो यहाँ पे जब भारत पाकिस्तान की 1965 की वॉर होती है, उसके बाद में रसिया मध्यस्थता के रूप में आता है, तो ताशकंद समझौता होता है, ना कि शिमला समझौता। तो ताशकंद समझौता ये कराते हैं, जय जवान जय किसान का नारा ये लगाते हैं, हरित क्रांति को ये बढ़ावा देते हैं। तो ये काम यहाँ पे लाल बहादुर जी ने किया था। तो शिमला समझौता किसके समय हुआ था? तो शिमला समझौता किया था इंदिरा गांधी जी के समय। तो उस समय कब किया था? इंदिरा गांधी जी के समय में। अब देखिए इंदिरा गांधी की बात कर लेते, थोड़ा सा याद बस सुन लीजिएगा। तो इंदिरा गांधी जी ने जो है कृषि में चेंजेस करने के लिए हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स हैं, ज़्यादा उपज देने वाले सीड्स, उनको बढ़ावा दिया था। बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था 1969 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। 1971 की वॉर हो रही थी, 1971 की जो बांग्लादेश की वॉर चलती है, तो उसके बाद में शिमला समझौता किया जाता है। आपातकाल की घोषणा 1975 से लेकर 1977 तक वो करते हैं। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से 18 मई 1974 को वो पहला परमाणु विस्फोट करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो अमृतसर पे चलाया गया था, अमृतसर गोल्डन टेम्पल पे ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। तो ये काम इंदिरा गांधी जी ने करे थे। अटल बिहारी की जो बात करते हैं, अटल बिहारी जी के मैंने आपको बता दिया। अटल ने क्या किया था? पोखरण किया था 1998 में किया था, ऑपरेशन शक्ति के नाम से। कारगिल की वॉर इनके समय लड़ी गई। लाहौर में शिखर सम्मेलन किया गया। कारगिल वॉर के बाद में लाहौर शिखर सम्मेलन होता है, जो आज स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना चलती है, जिसमें आप दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता ये जोड़ने की आपस में जो बात चल रही है, ये पहले स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वो चला चुके थे। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे किए थे। सर्व शिक्षा अभियान भी यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। अब समझते हैं यहाँ पे हम नेहरू जी ने, तो नेहरू जी ने एक पंचशील सिद्धांत दिया था। आप मुझे कमेंट में बताएंगे पंचशील सिद्धांत में क्या क्या था। ठीक है, और इनका क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 1954 में पंचशील आया था, बांगडुंग हुआ था, जिसमें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी जाती है। बांगडुंग सम्मेलन होता है 1955 में, और फिर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया 1956 में। ये ध्यान रखिएगा, इतनी सारी चीज़ें इन्होंने इनके द्वारा की गई हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC के बारे में बात करते हैं। तो NHRC अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए रहते हैं। देखिए इसके अध्यक्ष और जो है सदस्य 5 वर्ष नहीं 3 साल के लिए रहते हैं। बस इतना याद कर लो, ज़्यादा की याद की जरूरत नहीं। अब एक एलिमिनेट कर दो, जहाँ जिसमें एक है आपका आंसर आ गया B। ज़्यादा सोचना नहीं है, इस तरह से तो आपको एग्जाम में करना है। बट यहाँ पे हमारा मॉक टेस्ट है, तो यहाँ पे हमें सारे स्टेटमेंट्स को देखना होगा आसानी से। तो किसी भी मामले के लिए घटित 1 वर्ष तक हो जाने के पश्चात उसकी जाँच करने का अधिकार नहीं है। भाई मान लीजिए किसी इंसान को नहीं पता था, मौका नहीं मिला था, तो 1 साल के बाद वो NHRC के पास पहुँचता है, तो बिल्कुल जांच की जा सकती है। तो ये यहाँ पे इसलिए गलत हो जाता है। केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले तो हमें समझते हैं कि क्या है। देखिए पहले हम समझते हैं यहाँ पे NHRC कैसी संस्था है। यहाँ याद रखिए कि सांविधिक, मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा, उसमें सारी संस्थाओं के नाम लिखे हुए हैं, कौन सी संस्था क्या है। संवैधानिक, गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो ये कैसी संस्था है? सांविधिक संस्था है। कितने सदस्य होते हैं? 1+5 इसके सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका स्टार्ट कब हुआ? अब ये स्टार्ट होती है 1993 से स्टार्ट होती है। अब इसके जो सदस्य हैं, क्या उनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है? पुनर्नियुक्ति की जा सकती है भाई। तो पुनर्नियुक्ति के ये पात्र होते हैं, ये विशेषकर ध्यान रखिएगा। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? देखिए नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, नियुक्त करते हैं। बट प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री जो सिफारिश करेंगे उसमें 6 लोगों की एक 6 सदस्यीय समिति होती है, जिसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसमें कौन होते हैं? PM इसके अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होंगे, राज्यसभा के उपसभापति होंगे। ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और यहाँ पे होम मिनिस्टर होंगे, यानी कि गृह मंत्री होंगे। ये तो इसके सदस्य हो जाते हैं। कार्यकाल पश्चात अध्यक्ष और सदस्य जो है, अगर इनका कार्यकाल से ख़त्म होता है तो उसके बाद अगर ये कोई भी सेंटर या स्टेट की किसी भी सेवा में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए पात्र नहीं होते हैं। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। प्रकाश सिंह वाद में ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2006 में सभी राज्यों में और केंद्र राज्य शासित प्रदेशों को पुलिस सुधार लागू करने के निर्देश दिया था। देखिए इन्होंने बहुत अच्छा दिया था, लेकिन सरकार नहीं चाहती भाई पुलिस रिफॉर्म हो। और सबसे ज़्यादा देश में न्यायपालिका रिफॉर्म से भी पहले ज़रूरत है पुलिस रिफॉर्म्स की, क्योंकि पुलिस आपसे तमीज़ से बात नहीं करती। पुलिस के अधिकारी ने आपको थप्पड़ मार दिया तो आप किसके खिलाफ कहाँ पर जाके कंप्लेंट करोगे? क्योंकि अगर कंप्लेंट करने जाओगे तो भी थाने में ही जाना है, थाने में तो ऑब्वियसली उनका पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, तो वो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने प्रकाश सिंह वाद में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, बट सरकार अभी तक लागू नहीं की। इन्होंने कहा कि भाई जो DGP है उसे न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल प्रदान किया जाए। बिल्कुल सही कहा था। पुलिस के जांच और कानून व्यवस्था संबंधी अलग। अब भाई क्यों नहीं? अब देखो कॉमन सेंस समझिए भैया, यही थाना तो कर रहा है, इसी का थाने का इंस्पेक्टर तो कर रहा है किसी क्राइम की जाँच, यही जाके उस पर चार्जशीट दायर कर रहा है। भैया तुम चार्जशीट भी तुम दायर कर रहे हो, धमका भी तुम रहे हो, सब काम कर रहे हो, तुम तो चेंज भी कर सकते हो। एक काम करो, सरकार कोर्ट ने भी कह दिया और समझदारी की बात भी यही है, अगर बात कभी
पहुंचती है सरकार तक, तो भैया ऐसा करो कि जो देखिए मान लीजिए आदमी ए पहुंचा एफआईआर कराने, यहाँ पे एक एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती, अब ये जांच के लिए एक जो है क्या नाम है आईओ की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नियुक्ति करते हैं। तो जबकि इनको क्या करना चाहिए, थाने में एक दूसरी एक संस्था बनाई जाए जो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए हो, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के स्पेशलिस्ट हो, यहाँ पर आईओ हो, एक अलग स्पेशल पूरी टीम हो, ये टीम जाके जांच करके आए जिससे इनका कोई संबंध ना रहे, ये पूरा कटा रहे मामला, और जो रिपोर्ट ये बनाएगी, और देखिए जो एक बार आईओ ने लिख दिया वही ज़्यादातर कोर्ट में वैलिड होता है, भैया कोर्ट वही मानता है। तो आईओ ने सही से निष्पक्ष करके जाँच करके भाई रिपोर्ट बना के दी, तो रिपोर्ट इसको पहुँचाई गई और इसने जब जाके कोर्ट में पहुँचाई। तो इस तरह की एक सिस्टम बनाना चाहिए आईओ वगैरह का लिए, अलग से एक संस्था होनी चाहिए जांच के लिए। जब जैसे आप मान लीजिए आप सीबीआई बना रखी है, पुलिस है ऑलरेडी सीबीआई बना रखी है, इसीलिए लोग सीबीआई की डिमांड करते हैं। ऐसे ही देखेंगे आप अलग अलग राज्य में कुछ स्पेशल टास्क फोर्स गठन कर दी जाती हैं, तो ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन के लिए भी होनी चाहिए। तो ये भी बिल्कुल दूसरा भी यहाँ पर बिल्कुल सही था। और तीसरा देखेंगे राज्य और जिला स्तर पर पुलिस का प्राधिकरण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होना चाहिए जहाँ पर पुलिस वालों के खिलाफ भी आप कंप्लेंट कर सको, सही बात है। राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय सुरक्षा के लिए गठन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और इन्होंने क्या कहा था, एक पुलिस का स्थापना बोर्ड होना चाहिए, एसएचओ जो है और प्रभारी निरीक्षक है वो भी 2-2 साल के लिए होने चाहिए, जांच और कानून संबंधी कार्य अलग होने चाहिए, राज्य स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड होना चाहिए, आदि आदि इसने कहा था, लेकिन सरकार ने माना नहीं कुछ भी। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। अब इसमें कुछ अंतरिक्ष मिशन दिए गए हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से हर बार कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अंतरिक्ष मिशन दिया हुआ है तृष्णा, तो तृष्णा किससे संबंधित है, फ्रांस और भारत का संयुक्त है। देखिए इसमें क्या है, इंफ्रारेड जो है पृथ्वी की जहाँ पे कॉन्टिनेंट से इंफ्रारेड किरणें निकल रही हैं, यानी कि इंफ्रारेड उत्सर्जन हो रहा है, उसकी ये जांच करेगा, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज कैसे परिवर्तन हो रहा है इंफ्रारेड की वजह से, तो वो सभी जांच करने के लिए बनाया गया है तृष्णा। तो ये भारत और फ्रांस के द्वारा बनाया गया है। प्री फायर मिशन की बात करते हैं तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अर्थ केयर की बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम के साथ में ये जापान की जो है जाक्सा है, ठीक है। तो यूके के साथ में इसे जापान भी बना रहा है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के साथ में इसे जापान भी साथ में कर रहा है। तो प्री फायर मिशन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का मिशन है। ये प्री फायर मिशन किससे संबंधित है, तो प्री फायर है जो ध्रुवों पर ऊष्मा ह्रास हो रहा है, यानी कि ध्रुवों पर जो ऊष्मा की हानि हो रही है, क्यों हो रही है, उन सब की जाँच करने से संबंधित ये बनाया है। अर्थ केयर के लिए पृथ्वी की सुरक्षा से संबंधित में अर्थ केयर बनाया जा रहा है इसके द्वारा। तो यहाँ पर आंसर होने वाला है केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय क्या है, तो कि यहाँ रसिया के जो हैं राष्ट्रपति उनको अरेस्ट करने का वारंट दे दिया था इन्होंने, और इजराइल के दे दिया, हमास के दे दिया। तो ये सब ऐसे ऐसे कुछ कानून पारित कर वो आदेश पारित करते रहते हैं, लेकिन बट प्रॉब्लम है। अभी यहाँ देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की बात करते हैं तो ये अभी इसमें टोटल 124 देश शामिल हैं। अभी इसमें 123 जो शामिल हुआ था उसका नाम है फिलिस्तीन याद रखिएगा, 2015 में शामिल हुआ था। लास्ट 2 पूछ लेता है यूपीएससी की कौन से हैं, तो 124वां कौन सा है, इस पर चर्चा में भी रहा है भाई। बहुत सारे अपराध चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं। 2019 में 124 में सदस्य कौन हुआ, मलेशिया। तो याद रखिएगा फिलिस्तीन 2015 में हुआ, मलेशिया, ठीक है। एफ करके एम याद कर लो, एफ पहले हुआ, एम बाद में हुआ। तो 124 2019 में यह हुआ। आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी है वो पूछ लेगा, क्या इसमें अलग अलग भाषाओं में पूछेगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश, रशियन, चीनी और स्पेनिश, फ्रेंच और अरबिक, ठीक है। तो इंग्लिश, रशिया, चीनी, स्पेनिश, फ्रेंच और अरबिक इसकी भाषाएं। हिंदी वगैरह इसमें नहीं है कहीं भी, याद रखिएगा। रोम संविधि से इसके गठन किया गया था। संस्थापना की सदी 1998 में अपनाया गया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, भारत रोम संविधि का पक्षकार है, तो भारत का इसका पक्षकार नहीं है। कौन कौन पक्षकार नहीं है इसका, देखिए अमेरिका, यूएसए भी इसका पक्षकार नहीं है, रूस भी इसका पक्षकार नहीं है, चीन भी इसका पक्षकार नहीं है और इजराइल भी इसका पक्षकार नहीं है। ये याद रखिएगा 4 देश, ठीक है। तो आईसीसी के निर्णय बाध्यकारी होते हैं, आईसीसी के निर्णय जो है बाध्यकारी होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा बी, केवल दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह एक वैधानिक निकाय है जो औषधि मूल्य निर्धारित करने के लिए वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। देखिए ये एक वैधानिक निकाय नहीं है, ये एक स्वायत्त निकाय है और ये किसके अंतर्गत काम करता है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अधीन है। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण किसके काम करता है, तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन काम करता है। कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय आ जाए वो लगा दो, ठीक है। ना ही ये वैधानिक है ना ही ये संवैधानिक है, इसकी ध्यान
ध्यान रखते हैं। दूसरा है अनुसूचित और गैर अनुसूचित औषधि की कीमत तय करता है, उसमें संशोधन करता है। देखिए इसका थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल है, ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट गलत होगा, आंसर आएगा इसका डी। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे हम अनुसूचित बारे में और गैर अनुसूचित के बारे में। अनुसूचित दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ हैं, ये कितना, ये टोटल फार्मा मार्केट के अंदर 15% भागीदारी देती है, गैर अनुसूचित 85% की भागीदारी देती है। एक साल में आप इनमें सिर्फ 10% की रेट में बढ़ोतरी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये एनपीपीए इसमें कोई डायरेक्ट भूमिका नहीं निभाता है, इनडायरेक्ट भूमिका जरूर होती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट भूमिका नहीं होती है कीमत तय करने की। ठीक है, मूल्य वृद्धि, अब ये जो अनुसूचित हैं इनकी मूल्य वृद्धि कैसी जाती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर इनकी मूल्य वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2003 लोकसभा और दिल्ली विधानसभा में राज्य सहित विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने से संबंधित है। तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, यहाँ पे देखिए आंसर आएगा 106वां संविधान संशोधन। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने वाले ने गलती की है, बट समझ लेते हैं। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या हुआ, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को जो यहाँ पर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसके बाद में 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, वहाँ ईडब्ल्यूएस के संबंधित आता है। 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एंग्लो इंडियन थे, ठीक है, एंग्लो इंडियन का आरक्षण यहाँ पे समाप्त किया गया था। 105वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो राज्य स्वयं, पहले जो बंद कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, अब इसमें क्या है कि राज्य स्वयं ओबीसी की सूची तैयार करने के लिए समर्थ है। 105वां 106वां संविधान संशोधन, इसका आंसर मैंने बता दिया। 108वां संविधान संशोधन ये 2010 में यूपीए सरकार के द्वारा लाया गया था। अब देखिए कुछ समझते हैं, अभी वैसे तो एक्चुअली जो 106वां संविधान संशोधन 127वां हुआ है। ठीक है, देखिए कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जो पास नहीं हुए, आके बिल जो खत्म हो जाते हैं तो उनसे संबंधित है। तो 127वां ये है, ऐसे ही 105वां जो है 126वां है। आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप के बेसिक्स क्लियर होंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आई हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे एनटीए शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक सरकारी विभाग है। तो देखते हैं हम एनटीए, भैया शिक्षा मंत्रालय, यहाँ पर एनटीए शिक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं है। यह कहाँ पे है, देखिए यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम जो है, देखिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत में ये गठित किया गया है। कहाँ, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसे गठित किया गया है। और कैसी संस्था है, ये स्वायत्त संस्था है। नीट यूजी वगैरह के जो पेपर होते हैं, सीयूईटी पीजी पीएचडी के जो एग्जाम्स होते हैं वो सभी कंडक्ट कराती हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान यानी कि शिक्षा मंत्रालय, पहले इसका नाम क्या रहता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त, यानी कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका अध्यक्ष नियुक्त की जाती है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। भारत में लॉबिंग से संबंधित क्या, देखिए लॉबिंग क्या है कि दबाव समूह एक होता है, तो प्रेशर ग्रुप होता है, वो किस तरह से काम करता है। ये 3 तरह के पॉलिसीज अपनाता है। देखिए ये 3 तरह की पॉलिसीज अपनाता है। पहली पॉलिसी इसकी क्या होती है, इलेक्शनरिंग। ठीक है, इलेक्शनरिंग यानी कि चुनाव प्रचार, यानी कि काम करेगा, चुनाव प्रचार करके अपना एक आदमी सत्ता में पहुंचा देगा, यानी सार्वजनिक पद पर बैठा देगा। देखिए समझिएगा, अब मान लीजिए आपके क्षेत्र में ऐसे 500 लोग हैं जो दबाव समूह के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक अपना कैंडिडेट खड़ा किया, इसी के बारे में चुनाव प्रसार किया और इसी को जाके एमपी बना दिया। अब क्या करेंगे, अब ये जो अपना कार्य है इस एमपी के थ्रू करवाते रहेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट सरकार में भागीदारी ले रहे हैं, तो इसके थ्रू कराते रहेंगे। तो इस तरह का काम भी इलेक्शनरिंग में किया जाता है। दूसरा काम होता है लॉबिंग। तो लॉबिंग क्या है, इसमें दबाव समूह नीति निर्माताओं को अपने पक्ष में लेने के लिए उपयोग की जाने वाली एक तकनीक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये इसका सही है, लॉबिंग के अंतर्गत ये आता है। तीसरा एक होता है प्रोपेगेंडाइजिंग, यानी कि प्रचार प्रसार। ठीक है, तो यानी कि प्रचार प्रसार उस समय क्या करेंगे, यानी कि सरकार पर जनमत के द्वारा अप्रत्यक्ष प्रभाव देंगे, तो पब्लिक को प्रचार प्रसार करेंगे किसी सरकार के खिलाफ, उसके गठन करेंगे, इस तरह की आदि चीज़ें करेंगे जिससे सरकार जनमत के द्वारा सरकार पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव दिया जाता है। यानी कि ध्यान रखिएगा, क्या दबाव समूह प्रत्यक्ष सरकार पर प्रभाव डालता है, नहीं, सरकार पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। तो इसका आंसर होने वाला है केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। EFIR के बारे में, आजकल EFIR कर सकते हैं, पुलिस वाले FIR नहीं लेते, तो आप EFIR घर बैठे कर सकते हो। तो EFIR पारंपरिक FIR का एक डिजिटल संस्करण है जो घटित होने वाले किसी अपराध, चाहे अपराधी ज्ञात हो या अज्ञात के मामले में ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, नाम ही EFIR है तो कर ही सकते हैं। EFIR केवल गैर संज्ञेय अपराधों के लिए दर्ज की जा सकती है, गलत है। सही है, तो इसे कॉग्निबल एंड नॉन कॉग्निबल ऑफेंस जो होते हैं, यानी कि संज्ञेय और गैर संज्ञेय दोनों अपराधों के लिए किया जा सकता है। तो आंसर होने वाला है ये एक, और ये कानूनन रूप से वैध मानी जाती है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपने EFIR किया और उसने पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो आप इसे कोर्ट में पेश कर सकते हो कि भाई देखो हमने FIR कर रखी थी, तो कानूनी वैध मानी जाएगी। अब बात करते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में। आयुक्त की उम्र जो है यहाँ पर 65 वर्ष की आयु और 6 वर्ष की अवधि के भीतर पद पर बने रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट में लिख लेते हैं। इन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, ये 6 साल और 65 ईयर की बात कर रहा है। संघ लोक सेवा आयोग की भी यही सेम बात कर रहा है, 6 साल और 65 वर्ष की बात कर रहा है।
ठीक है। यहाँ पर देखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में आप देखिए राज्य लोक सेवा आयोग क्या अगर पता होगा तो यहाँ पर 6 साल और 62 वर्ष की उम्र होती है, तो 65 दिए हुए, ये तो गलत हो गया। राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में 65 वर्ष, देखिए राज्य संयुक्त लोक सेवा आयोग में भी 6 साल और 62 साल होती है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो। कौन सा सही नहीं है? 2 सही नहीं है, 3 और 4 यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? 3 और 4 सही नहीं है। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको अलग से फंडा बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो निर्वाचन आयोग है उसके लिए भी 6 साल 65 साल होती है। अब यहाँ पे समझते हैं हम, मान लीजिए आपका मन हुआ प्रेसिडेंट बनने का, तो प्रेसिडेंट बनने के लिए जब आपकी उम्र हो जाएगी 35 साल तब आप बनोगे, ठीक है। अब हम समझते हैं फिर उसके बाद में, अब मान लीजिए आपको सीएम बनने का मन हुआ, पीएम बनने का मन हुआ, आपको भाई पार्टी बना के लड़ना है, तो आपकी उम्र कितनी चाहिए? कम से कम 25, यानी कि 25 साल की उम्र के आप हैं तो सीएम और पीएम बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर पंचायत में आपको या नगर पालिका में इलेक्शन लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल, कम से कम 21 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आपको राज्यपाल बनना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर गवर्नर बनना है तो आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनना है तो शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, उसकी उम्र के लिए 35 चाहिए। लोकसभा में जाना है, ठीक है, लोकसभा में जाना है और विधानसभा में, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के लिए आपको यानी कि एमपी बनना है तो यहाँ पर 25 साल और एमएलए के लिए 25 साल की उम्र चाहिए। आपको विधान परिषद में जाना है और राज्यसभा में जाना है तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। आप समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब समझते हैं आगे कुछ और संस्थाएं, जैसे कैट है, तो कैट के लिए एज कितनी दी गई है? 5 साल 65 वर्ष, 5 साल 65 वर्ष, ठीक है। SHRC और NHRC यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए 3 साल और 70 साल की एज दी गई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष, हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए 6 साल और 65 वर्ष दिया गया है। कैग के लिए भी आपकी उम्र जो है 6 साल 65 वर्ष दी गई है। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमीशन यानी कि जो अनदर सदस्य भी होते हैं उनके लिए 65 साल, केवल 65 साल उम्र दी गई है। आप देखेंगे जो है वित्त आयोग जो है वहाँ पे फाइनेंस कमीशन के लिए 6 साल 62 वर्ष दी गई है। स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है उसके लिए 65 साल दी गई है। CBI के लिए 2 साल का कार्यकाल की बात करता है। लोकपाल जो है, लोकपाल के लिए भी 5 साल और 70 साल की उम्र दी गई है। शॉर्ट में आपको बता दिया, याद रखिएगा, एक आध क्वेश्चन आपका ठीक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता पहल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर केंद्रित थी? तो देखिए कोलंबो क्या एक परामर्श टाइप का मंच है, तो ये प्रवासियों के संबंधित होता है। तो यहाँ पर दक्षिण एशिया के पर्यावरण से संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देना नहीं होगा। तो यहाँ पर एशियाई प्रवासी श्रमिकों के लिए विदेशी रोजगार और संविदात्मक श्रम के प्रबंधन में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना बिल्कुल सही है। हिंद महासागर के सैन्य गठबंधन से संबंधित ही नहीं है, दक्षिण पूर्व एशिया संतानी प्रथाओं से संबंधित नहीं है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। तो 99 देखते हैं कि वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाला के बीच में पंजाब समझौता हुआ था। तो पंजाब समझौता कब हुआ था भैया? ये हुआ था कांग्रेस के गठन के 100 साल बाद, 24 जुलाई 1985। ऐसे याद कर सकते हो भैया पंजाब समझौता को हुआ। चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा के साथ साझा राजधानी बनाता नहीं भैया, इस समझौते में कहा गया था भैया जो चंडीगढ़ है उसे पंजाब को दे देना, हरियाणा का कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। पंजाब और हरियाणा के बीच में सीमा विवादों को सुलझाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की बात की गई थी, बिल्कुल सही है। पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में रावी, देखो अब रावी और व्यास की नदी के बंटवारे हिमाचल प्रदेश नहीं था भैया, यहाँ पे राजस्थान था। तो पंजाब हरियाणा और राजस्थान की बात करता, तो ये भी यहाँ गलत होता, आंसर होगा 1, ठीक है। अब यहाँ ये है पंजाब में उस समय आपसा लगा हुआ था, उसको वापस लेने की भी यहाँ पे बात की गई थी। खैर 1 साल बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी, मार दिया गया था हरचंद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन होगा। CIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। CIC अपना वार्षिक प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। देखिए भैया CIC का गठन कौन करता है, कौन प्रतिवेदन करेगा? तो भैया ये राष्ट्रपति के समक्ष नहीं होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रखा जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जब जाके से संसद के पटल पर रखती है, तो पहला यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि CIC के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत की संचित निधि पर नहीं होते भाई, भारत सरकार तय करती है इन्हें, ठीक है। तो भारत की संचित निधि पर ये भी भारित नहीं होते, तो आंसर होगा इसका D। अब देखते हैं नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, कौन करेगा, सिफारिश करेगा इसकी कौन? एक समिति सिफारिश करेगी। इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, प्रधानमंत्री होंगे और एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा। कैबिनेट मिनिस्टर को भैया प्राइम मिनिस्टर सिफारिश करेंगे कौन से कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, और जिस समय ये सर्विस कर रहे हैं उस समय इनके वेतन भत्ते में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती। स्थापना किससे की गई थी, और ये मुझे आप बताएंगे कि CIC की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। और ये एक सांविधिक संस्था है, मैं आपको बता देता हूँ सांविधिक संस्था को कौन सी होती है, जिसे किसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करना ना भूलिएगा। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। फिर थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके पास आएगी।